नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060608975523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि इन्होंने स्लोगन भी दिया था गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन भारत के मार्टिन लूथर कहलाते हैं? तो मार्टिन लूथर कहा गया था इंडिया मार्टिन लूथर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही। ऑप्शन नंबर ए। इनकी एक प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर टी। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किस संगठन ने किया था? तो वो संगठन है आर्य समाज। ऑप्शन नंबर ए, शुद्धि आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर ए। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो ये है महादेव गोविंद रानडे या फिर एम.जी. रानडे। ऑप्शन नंबर ए, एम.जी. रानडे। देव समाज के संस्थापक कौन है? तो देव समाज के संस्थापक है शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिराव फुले या फिर ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर बी। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी के लेखक भी हैं ज्योतिराव फुले या फिर ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी। सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी, ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी। वह बंगाली नेता कौन थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया था और रूढ़िवादिता का समर्थन किया था? तो ये थे राधाकांत देव। ऑप्शन नंबर ए। तो सामाजिक सुधारों का विरोध किसने किया था? राधाकांत देव ने। ऑप्शन नंबर ए। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो ये है शिवदयाल साहेब। ऑप्शन नंबर बी, शिवदयाल साहेब। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो ये है गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर ए, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान जो है किसने चलाया था? विष्णु परशुराम पंडित ने। ऑप्शन नंबर ए। विधवा पुनर्विवाह के कार्य करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों में विष्णु परशुराम पंडित हैं और करसोनदास मूल जी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, विष्णु परशुराम पंडित। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे के नाम डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो इसमें हमेशा याद रखना है आपको विधवा पुनर्विवाह। इन्होंने स्वयं भी एक विधवा से पुनर्विवाह किया था। ऑप्शन नंबर डी। हालांकि कमीशन ने इसको आंसर नंबर सी माना था अपनी ऑफिशियल की में, डी यहाँ पे नहीं माना था। तो इसमें अगर इस तरीके के क्वेश्चन दोबारा आए तो वैसे सी मानेंगे। हालांकि यूपीपीएससी 2022 में पेपर हुआ था, उसमें इस तरीके का मैचिंग का सवाल आया था, तो उसमें स्पष्ट तौर पर दिया है कि डी के कर्वे यहाँ पे सचिव थे विडो रिमैरिज एसोसिएशन के, और हम लोग कह सकते हैं कि विधवा आश्रम भी उन्होंने पुणे में खोला था। तो इस तरीके से हमारा आंसर लॉजिकली विधवा पुनर्विवाह जाना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा में भी कार्य किया था इन्होंने, लेकिन विधवा पुनर्विवाह में विशेष कार्य किया था। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता पाई? तो कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता हासिल की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ऑप्शन नंबर बी। 1843 का एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बनाया था? तो स्लेवरी को अबॉलिश करने का काम किया था 1843 के एक्ट नंबर 5 ने। ठीक है, गुलामी या दास्ता। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका आंसर है केशव चंद्र सेन। कई बार व्यक्ति का नाम ना देकर संगठन का नाम देते हैं। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो इनका था 1870 में जो सृजित हुआ था, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के पारित होने में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में जो सिविल मैरिज एक्ट या फिर नेटिव मैरिज एक्ट आया था, इसने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की थी? 14 वर्ष नामित की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ये आरओ में आया था सवाल। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी व्यक्ति थे। इंडियन स्पेक्टेटर, वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक रहे थे, समाज सुधारक थे और कंसेंट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के पक्ष में संघर्ष करता थे। तो बाल विवाह पर जो है कार्य किया था, बाल विवाह के खत्म होने पर कार्य किया था बी.एम. मालाबारी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है।
शारदा एक्ट 1929 जो कि लागू हो पाया था 1930 में, इसके अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 साल लड़कियों के लिए और 18 वर्ष लड़कों के लिए निर्धारित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसके कारण हुई थी? एनी बेसेंट के कारण, ऑप्शन नंबर ए। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी जिस दर्शन में विश्वास करते थे वो सांख्य दर्शन है, आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना। सही। महादेव गोविंद रानडे थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं होगा, इसमें कर्नल एच.एस. ऑलकॉट होगा और यहाँ पर होगा मैडम ब्लवात्स्की। इस तरीके से इसको करेंगे। अब यहाँ पर मैच करना है किस संगठन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। तो प्रार्थना समाज यहाँ पर उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे। देन इसके बाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, इसके बाद सी वाला आ जाएगा आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद। आंसर हो जाएगा इसमें डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ये सही सुमेलित नहीं है, ऐसे नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं आप। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का है, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी कोलकाता में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। मानव धर्म सभा की स्थापना बम्बई में हुई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, इसमें करेक्शन करेंगे, मानव धर्म सभा की स्थापना हुई थी सूरत में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे बम्बई में और नदवत उल उलेमा की स्थापना हुई थी लखनऊ में। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। डी यहाँ पे सही है। कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर यहाँ पर डी सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंद राव पाटिल, ऑप्शन नंबर बी। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, या फिर अगर गॉड विल टॉलरेट अनटचबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड। ये कथन किसका था? ये कथन बाल गंगाधर तिलक का था। मतलब अनटचबिलिटी अस्पृश्यता पर उनके विचार थे ये कि अगर ईश्वर अस्पृश्यता को अनुमति देता है तो वह ऐसे ईश्वर को नहीं मानते, नकार देंगे। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें बताना है कौन किसका यहाँ पे मत था। राजा राम मोहन रॉय का मत था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, ये उन्होंने कहा था। तो ए का 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। केशव चंद्र सेन, इन्होंने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाया जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद दयानंद सरस्वती का कहना था बैक टू वेदास, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है, ये उनका कहना था, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस, इनका कहना था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी यहाँ पे सही है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन रॉय आदि ब्रह्म समाज, ये गलत है, ठीक है। सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे? तो सभी संस्कृत में प्रवीण थे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 1866 में, ऑप्शन नंबर डी 1866। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, ऑप्शन नंबर ए। दुबला हाली प्रथा किससे संबंधित है? दुबला हाली प्रथा संबंधित है बॉन्डेड लेबर से या फिर बंधुआ मजदूरों से, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताना है जिसका 1866 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था 1886 में आईएनसी में। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? ये थे फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में थी, ये सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो मुख्यालय है कोलकाता नहीं था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में था, या फिर इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन का जो स्थापना बम्बई में नहीं हुई थी। तो 2 और 4 यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है ये लंदन में ही खुला था, तो ये गलत है। और बम्बई में नहीं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में हुई थी, तो ये यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है और बताना है कि पहले कौन बनी थी, बाद में कौन बनी थी। कालानुक्रमिक क्रम में जैसे इनका फाउंडेशन हुआ था उस क्रम में लगाना है। तो इनकी स्थापना इस तरीके से हुई थी 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा, 1843 के करीब जो है लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में एक्चुअली लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी, 1843 में बनी थी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और इंडियन लीग बनी थी 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा आंसर बनेगा इसमें 1 2 3 4 इस तरीके से सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए। लैंड होल्डर सोसाइटी के फाउंडर कौन है? ये है द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के फाउंडर हैं विलियम एडम्स। इंडिया सोसाइटी के फाउंडर हैं आनंद मोहन बोस, और इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन लीग के फाउंडर शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ या फिर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के फाउंडर हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 4 से मिलाएंगे इसको, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के फाउंडर हैं सर सैयद अहमद खान। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनका नाम है उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम, जो इसके फाउंडर भी कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? यह है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर सी। किसने कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक या फिर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी का कहने का काम किया था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर मेंबर जरूर थे, लेकिन ये पहले सेशन में एब्सेंट थे। आंसर यहाँ पर डी सही है, उपस्थित नहीं थे ये पहले अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये थे श्री बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष ये थे जॉर्ज यूल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। लाल बाल और पाल त्रिगुट में राष्ट्रीय मतलब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुए हैं? लाला लाजपत राय हुए थे एक बार, ऑप्शन नंबर ए। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा सरोजनी नायडू थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी? श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई बढ़ रही है और मेरी एक बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं इसके शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। ये कथन किसका है? ये लॉर्ड कर्जन का कथन था, ऑप्शन नंबर बी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त कर दिया जाए? ये गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अमृतसर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का एक नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें सहयोग के लिए चुना गया था? तो NC केलकर चुने गए थे और CR दास। वहां खोजिएगा, NC केलकर चुने गए थे और IB सेन चुने गए थे। आंसर यहाँ पर ए सही है, 2 और 4। केलकर को नहीं चुना गया था, 2 और 4 NC केलकर और IB सेन को चुना गया था, ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर 2 और 4 सही है। NC केलकर चुना गया था और IB सेन को। हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 4 ए। कांग्रेस के अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल से निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वे कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन थे। उन्होंने बम्बई सेशन 1915 में भाग लिया था और ये पहला और आखिरी ऐसा सेशन था जिसमें जो है मतलब कांग्रेस के सेशन में कोई गवर्नर जनरल शामिल हुआ था।
तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, लॉर्ड विलिंगटन बम्बई सेशन में 1915 में शामिल हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। किस आईएनसी सेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति कांग्रेस ने घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर ए। अब तिथि के क्रम में लगाना है कि पहले अध्यक्ष कौन बना आईएनसी का, बाद में कौन बना। तो क्रम में सबसे पहले महात्मा गांधी आ जाएंगे, बेलगाम सेशन में एकमात्र में अध्यक्ष बने थे बेलगाम सेशन में। उसके बाद सरोजनी नायडू आ जाएंगी सेकंड, देन इसके बाद जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे और फिर वल्लभ भाई पटेल आ जाएंगे। हमारा आंसर बन जाएगा सी, यहाँ पे सही क्रम है अध्यक्ष बनने का। आईएनसी के 1924 के अधिवेशन में एकमात्र बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है, वह कहाँ पे हुआ था सेशन? वो बेलगाम में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगाम अधिवेशन 1924 है, ऑप्शन नंबर सी। अबुल कलाम आजाद जो हैं ये रामगढ़ सेशन में 1940 में अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कानपुर सेशन 1925 में थी। मोतीलाल नेहरू अमृतसर सेशन 1919 में थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई सेशन 1934 में थे। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, डी यहाँ पे सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी कब बताया था? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी, बी यहाँ पे सही है। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी। डॉक्टर M.A. अंसारी ये मद्रास में जो है अध्यक्ष थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में थे। सरोजनी नायडू कानपुर में और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? अबुल कलाम के नाम, ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपसे पूछ लें सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे, तो 35 साल की आयु में अबुल कलाम आजाद ही जो है युवा अध्यक्ष बने थे सबसे पहली बार। 1940 से 1946 तक लगातार 6 सेशन के लिए अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन नंबर बी। पहली बार जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह अमृतसर अधिवेशन था, ऑप्शन नंबर डी। बाद में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो होम रूल की बात सबसे पहले या सेल्फ रूल की बात दादा भाई नौरोजी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से एक नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट लीडर थे और गांधी जी के गुरु भी कहलाते हैं, राजनीतिक गुरु, ऑप्शन नंबर ए। ये मॉडरेट लीडर थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं। उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता नहीं थे, ये थे मॉडरेट लीडर, लिबरल लीडर, ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। राष्ट्रीय कांग्रेस में आईएनसी में उदारवादियों से जुड़ा सदस्य कौन नहीं था? लाला लाजपत राय, ये उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। फिरोज शाह मेहता हो, उमेश चंद्र बनर्जी हो, दादा भाई नौरोजी, गोपाल गोखले, ये सब थे मॉडरेट लीडर। निम्नलिखित में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? मैजनी को, ऑप्शन नंबर डी। मध्य मार्गी कौन नहीं था? मॉडरेट नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट लीडर नहीं थे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी का समर्थन किया था? स्वदेशी के समर्थक थे अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय शांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय शांति का जनक माना है? वैलेंटाइन शिरोल ने, ऑप्शन नंबर सी। बाल गंगाधर तिलक वॉज अ कम्युनलिस्ट या फिर सांप्रदायिकतावादी थे। यहाँ पर बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, ये सही है। तो आर सही है लेकिन ए गलत है इसमें, ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव या पर्व का श्री गणेश किसने किया था या फिर इसको मनाए जाने की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को एक ऐसा कायाकल्प किया था कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह के से बन गया है? बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी, ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, शौकत अली। क्रांतिकारियों का एक गुप्त समाज अभिनव भारत का सृजन किसने किया था?
वी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन नंबर बी। विनायक दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत किससे संबंधित है? ये वी.डी. सावरकर का बनाया हुआ गठन था, ऑप्शन नंबर ए। 1905 में अभिनव भारत को संगठित करने का काम किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने। कहां पर? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। मित्र मेला नामक संघ की शुरुआत किसने की थी? वी.डी. सावरकर ने ही, ऑप्शन नंबर बी। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतींद्र नाथ मुखर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए। जतींद्र नाथ मुखर्जी ने। कई सारी अनुशीलन समितियां थी, जैसे ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है, कलकत्ता अनुशीलन समिति, लेकिन सबसे पहली अनुशीलन समिति जो है किसने फाउंड की थी? प्रमथनाथ मित्र ने, ठीक है, पीएन मित्र ने, प्रमथनाथ मित्र ने, ऑप्शन नंबर ए। बारिंद्र कुमार घोष किससे जुड़े थे? अनुशीलन समिति से, ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया था? अरविंदो घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन नंबर ए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहां पर की गई थी? कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो भगत सिंह थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, आजाद थे, शिव वर्मा नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। अपनी फांसी से पूर्व किसने कहा था कि अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो इन्होंने कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन नंबर सी। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको अब जो है सरकार कह रही है इसको कांड नहीं कहा जाएगा या कॉन्स्पिरेसी नहीं कहा जाएगा, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कहती है, तो ये हुआ था 1925 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं है? काकोरी ट्रेन एक्शन में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन में चंद्रशेखर आजाद को दोषी नहीं बनाया गया था इसमें, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। या फिर कह सकते हैं कि वे जो है भाग निकले थे, यहाँ से मुकदमे में नहीं फंसे थे, वो अरेस्ट नहीं हुए थे, चंद्रशेखर आजाद। सचिन बख्शी, मुकुंदी लाल, ठीक है, और जो है बिस्मिल, ममंथनाथ गुप्त, ये सब अरेस्ट हुए थे, चंद्रशेखर आजाद यहाँ से निकल गए थे। काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा से बच कौन गए थे? चंद्रशेखर आजाद। बाकी अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन में सरकारी वकील था पंडित जगत नारायण मुल्ला, ऑप्शन नंबर बी, जगत नारायण मुल्ला, बी। निम्नलिखित में से किसने कहा था दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो आहले वतन हम तो सफर करते हैं? ये कथन था वाजिद अली शाह का, ऑप्शन नंबर डी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। मतलब पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इसको कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। कई जगह ऐसा हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद ऑप्शन में ना गिवन हो आपके में, तो यहाँ पर सरदार भगत सिंह आप सही मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी तब सही हो जाएगा। बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने के लिए, उनके कान खोलने के लिए केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम किसने फेंका था? तो बम फेंकने के लिए गए थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, आंसर हो जाएगा इसमें डी, 1 और 4। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया था? देखिए सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल आदि, भगत सिंह वगैरह फाउंडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। हालांकि इसमें भी मानते हैं कि इसमें बड़ा रोल नाम बदलने में निभाया था सरदार भगत सिंह ने। तो ये जो क्वेश्चन है आप गिवन ऑप्शन के हिसाब से ही डील करेंगे इसमें। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो सबसे पहले थी उसके फाउंडर मेंबर्स थे, कोई एक फाउंडर नहीं था। फाउंडर मेंबर्स कई सारे थे, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, भगत सिंह हो गए, सचिन नाथ सान्याल हो गए, ये सब थे, ठीक है। फिर बाद में जब नाम बदला, भगत सिंह के कहने पर नाम बदला चंद्रशेखर आजाद ने, तो इस तरीके से आंसर डी होगा। वर्ष 1928 में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना इस तरीके से कह रहे हैं क्योंकि जो आर्मी पहले बनी थी उसी का नाम बदला गया था एक तरीके से, तो इसकी स्थापना माना जाएगा फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब हुआ था? 1924 में हुआ था, ये मानिएगा आप, ठीक है। HRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का फाउंडेशन 1924 में, और कहाँ पर? कानपुर में।
क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा था? मुठभेड़ में गोलियों से। ऑप्शन नंबर सी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर मौलाना हसरत मोहानी है। ऑप्शन नंबर बी, मौलाना हसरत मोहानी। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। ऑप्शन नंबर सी। भगत सिंह का स्मारक कहां पर स्थित है? इनका स्मारक है फिरोजपुर पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई थी? मतलब लाहौर कॉन्स्पिरेसी में किसको किसको फांसी हुई थी? भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 3, 4, 5। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताना है। तो ये है अशफाक उल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी, अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान को फांसी हुई थी फैजाबाद जेल में 1927 में, ध्यान रखिएगा। अब निम्नलिखित मुकदमों का काल क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मुकदमा लाहौर कॉन्स्पिरेसी का, देन इसके बाद कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, फिर उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, फिर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1, 4, 2, 3। ये यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है और ध्यान रखिएगा लाहौर मुकदमा जो है 1915 में भी हुआ था, जब गदर पार्टी के सदस्य यहाँ पर लौटे थे भारत में और षड्यंत्र करने का उन्होंने प्रयास किया था, आर्म्ड स्ट्रगल का प्रयास किया था और काफ़ी सारे लोगों को फांसी हुई थी। वो है लाहौर मुकदमा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बाद वाला जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई वो अलग है। ये यहाँ पे सही है। सी, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस, अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस में अशफाक उल्लाह खान को फांसी हुई थी, लाहौर षड्यंत्र केस में अरेस्ट हुए थे 1928 वाले लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट हुए थे, काकोरी ट्रेन एक्शन में अशफाक उल्लाह को फांसी हुई थी, दिल्ली षड्यंत्र केस में मतलब लॉर्ड हार्डिंग पर जब बम फेंकने का प्लान बनाया गया था उसमें मास्टर अमीर चंद भी यहाँ पे अरेस्ट हुए थे। तो हम लोग कह सकते हैं ये तीनों सही है। नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 1930 ये सही है, ठीक। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस या फिर लॉर्ड हार्डिंग को जो मारने का प्रयास किया गया था 1914 में, ये सही है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 ये भी सही है। काकोरी का ट्रेन एक्शन जो है ये 1925 में अंजाम दिया गया था अगस्त मंथ में, ठीक है, 1924 में नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे 1929 में? लाहौर षड्यंत्र में। ऑप्शन नंबर सी। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वे कौन थे? वे जतिन दास ही थे। ऑप्शन नंबर सी। लाहौर षड्यंत्र केस में जो अरेस्ट हुए थे इसमें जो है जेल में रखा गया था और कैदियों को बेहतर ट्रीटमेंट की मांग करते हुए इन्होंने भूख हड़ताल की थी और 63 दिवस बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी? इस समिति में कई सारे वकील थे लेकिन इस समिति की अध्यक्षता की थी गोविंद वल्लभ पंत ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कई जगह आपको मोतीलाल नेहरू देखने को मिलेगा लेकिन वो रॉन्ग है, गोविंद वल्लभ पंत सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी। रिवॉल्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? रिवॉल्ट ग्रुप की स्थापना की थी सूर्य सेन ने। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में राम प्रसाद बिस्मिल का अहम रोल था। देन इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में इंपॉर्टेंट रोल था चंद्रशेखर आजाद का, इन्होंने नामकरण इसका किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम बदलने के लिए आग्रह किया था भगत सिंह ने। तो इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा डी। थोड़ा सा मिसमैच है लेकिन आप ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फॉर्मेटिंग की थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत थी। अब उन संगठनों को यहाँ पर देखना है जिन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में कौन संलग्न थे? अभिनव भारत जो कि वीडी सावरकर का था, इसने जो है कार्य की अनुशीलन समिति तो आर्म्ड ग्रुप थी, ठीक है। इन्होंने जो है आर्म्ड डेकॉटीज वगैरह ऑर्गेनाइज की और हथियार वगैरह रखते थे, बम वगैरह रखते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। बाकी इंडियन पैट्रियोटिक ये मॉडरेट ग्रुप था, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी ये भी मॉडरेट ग्रुप था, ये कोई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी नहीं कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा गोरखपुर जेल। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोलियां चलाई थी और सारी गोलियां मिस हो गई थी? तो ये थी बीना दास। ऑप्शन नंबर सी। आप क्या उस अंग्रेज गवर्नर का नाम बता सकते हैं जिस पर जो है बीना दास ने गोलियां चलाई थी? जल्दी से कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से किसका कथन था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर ए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी।
श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां पर की थी? लंदन में, ऑप्शन नंबर ए। और कब इसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने? 1905 में, ऑप्शन नंबर डी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना का श्रेय भी किसे जाता है? श्यामजी कृष्ण वर्मा को, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वह व्यक्ति कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और भाई रामचंद, ये सब थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। तो मेन फाउंडर अगर पूछेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। बरकतुल्ला भी सदस्य थे लेकिन फाउंडर मेंबर लाला हरदयाल ही माने जाते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में, ऑप्शन नंबर बी। गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल ने की थी। तो इस तरीके से जो है कभी ये वाला ऑप्शन में आ जाता है, कभी ये वाला। तो हमें जो है ध्यान रखना है, दो मेन फाउंडर मेंबर्स हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी होगा। गदर पार्टी के पहले सभापति कौन बने थे? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ गदर पार्टी ये बने थे सोहन सिंह भाखना, ऑप्शन नंबर बी। बाकी गदर पार्टी के सदस्य लाला हरदयाल, पंडित काशीराम भी हैं, ठीक है, रामचंद्र भी हैं, बरकतुल्ला भी हैं, लेकिन बी यहाँ पर पहले सभापति बने थे गदर के। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। ध्यान रखना है आपको, डी। किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? यूएस में, ऑप्शन नंबर ए। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन नंबर ए, सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो विदेश में रिपब्लिकन मतलब रिपब्लिकन सरकार की स्थापना की थी महेंद्र प्रताप ने, ऑप्शन नंबर ए। और राजा महेंद्र प्रताप ने अभी कहाँ पर स्थापना की थी? अभी आगे एमसीक्यू में मिलेगा आपको। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके पहले प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में ये अंतरिम सरकार बनी थी, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय क्रांतिकारी की माता, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस महिला ने स्टुटगार्ट जर्मनी में भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो यही वही है, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? तो मदन लाल धिंगरा को और उधम सिंह को, इन दोनों को इंग्लैंड में फांसी की सजा मिली अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के मामले में, सी। निम्नलिखित में से कौन कोमाटागारू इंसिडेंट से संबंधित है? ये है बाबा गुरदीप सिंह, गुरदीप या गुरदीत ऐसे करके भी कहीं कहीं बुक्स में दिया रहता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। और कोमाटागारू क्या था? ये बेसिकली एक जहाज था, ऑप्शन नंबर सी, जहाज। वह व्यक्ति कौन थे जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में यहाँ पर बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। बाकी सब घटनाएं पहले की हैं, जैसे हड़प की नीति 1858 से पहले की चीज़ें हैं, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त जो है ये 1793 के आसपास, और सहायक संधि ये उससे पहले की। तो इस तरीके से सबसे पहले हुआ था बंगाल, सबसे बाद में हुआ था बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर बी। बंग विरोधी आंदोलन किस तिथि शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 से, ऑप्शन नंबर बी। बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर था, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और उसका मानना था कि ईस्ट और वेस्ट के बीच अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए? तो ये मत था रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन नंबर सी। उन्होंने स्वदेशी का समर्थन नहीं किया, उन्होंने कहा कि कपड़े जलाए जाना वगैरह धन की बर्बादी है और एक अच्छी सोच नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? ऑब्वियसली स्वदेशी आंदोलन में 1905 में, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या दर्शाया गया था? दर्शाया तो गया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है, लेकिन बंगाली राष्ट्रीयवाद को यहाँ पे कंटेन करने का लक्ष्य था अंग्रेज सरकार का। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन कब एन्यूल हुआ था या फिर रद्द हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने, ऑप्शन नंबर डी, सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? तो स्वदेशी के दौरान बना था वंदे मातरम शीर्षक गीत, ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में
शामिल हुए थे, ये सही। और स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दर्शाई, ये सही है। और बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया इसने और ना ही वे इसमें शामिल हुए, ये भी सही है। बंगाल तक ही सीमित रहा था, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये साउथ में पहुंचा, ये आपका स्वदेशी की भावना दिल्ली तक पहुंची, आंसर यहाँ पे डी है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? अवनींद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए। अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? 1905 में, ऑप्शन नंबर बी। 1905 में हुए बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत जरूरी है। आगे स्वराज शब्द विभिन्न लोगों ने अलग अलग मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया है। सबसे पहले कांग्रेस के मंच पर स्वराज शब्द लाए थे दादा भाई नौरोजी कोलकाता अधिवेशन 1906 में। अब देखिए, इसमें पूछते हैं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम का प्रयोग के मामले में या तो दयानंद सरस्वती आपके ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, लेकिन वो भारत की आज़ादी के सेंस में नहीं था, वो अलग सेंस में था, अलग संदर्भ में था। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था भारत की आज़ादी के संदर्भ में या फिर सेल्फ रूल के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो भी आपके ऑप्शन में गिवन हो उसके हिसाब से आप करेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक स्लैश दयानंद सरस्वती यहाँ पर लिखा है। दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा इसका मतलब कह सकते हैं इसको रखा गया था? कांग्रेस के मंच पर ही कोई राष्ट्रीय मांग रखी जाती थी तो इसको रखा था दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या सत्य नहीं है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में इन्होंने जो है कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर ये चुनाव लड़े थे, ये गलत है। ये जो है लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, ये ध्यान रखना है। लिबरल पार्टी यहाँ पर लिखा है कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि गलत है। बाकी मुंबई में महिला शिक्षा की नींव उन्होंने रखी थी। गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था इन्होंने, सही। और पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब लिखी थी 1901 में, सही। दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, ये असत्य है। बाकी रस्त गफ्तार नामक एक अखबार उन्होंने बेसिकली जर्नल पत्रिका चलाई थी गुजराती में, रस्त गफ्तार या ट्रुथ टेलर जिसको कह सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे 1892 में। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बाकी ये असत्य, 4 बार नहीं अध्यक्षता की थी। कितनी बार की थी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने, आप कमेंट करके बताएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुना जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, जिसको सूरत विभाजन या सूरत स्प्लिट बोलते हैं? सूरत में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हुई थी? सूरत अधिवेशन 1907 में, ऑप्शन नंबर ए। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आर.बी. घोष, ऑप्शन नंबर डी। आर.बी. घोष यानी कि रास बिहारी घोष। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने, ऑप्शन नंबर डी। नवाब सलीमुल्लाह खान, डी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? बतक मियां ने, ऑप्शन नंबर सी। बतक मियां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये थे आगा खान, ऑप्शन नंबर ए। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो 1907 का अधिवेशन हुआ था कराची में, ऑप्शन नंबर बी, कराची में। मॉरली मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किए गए थे? 1909 में, ऑप्शन नंबर बी, 1909। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहली बार व्यवस्था की गई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत किस एक्ट से हुई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट से, बी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः विभाजन कराया, वह विधानसभा में मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचक क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड सेपरेट इलेक्ट्रेट्स फॉर मुस्लिम्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई थी? 1911 में, ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली में किनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग पर, ऑप्शन नंबर डी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर डी, अंबिका चरण मजूमदार।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1916 में। ऑप्शन नंबर डी 1916। अतिवादियों या फिर एक्सट्रीमिस्ट और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन था? यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो कि सूरत स्प्लिट में अलग हो गए थे, लखनऊ पैक्ट से साथ कब आए थे? साथ आ गए थे, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई रिकॉन्सिलेशन में? एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल कौन सा प्रदर्शित होता है? तो 1916 से 1922 तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतैक्य रहा था, यानी कि यूनानिमिटी रही थी। 1916 के लखनऊ पैक्ट के बारे में क्या असत्य है? अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, असत्य, जबकि उन्होंने अध्यक्षता की थी। अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल हुआ था, सही। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए थे राजकुमार शुक्ला के द्वारा, सही। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? लखनऊ सेशन 1916 में। ऑप्शन नंबर डी। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, बाल गंगाधर तिलक का इसके बाद में आया था। 1915-16 में द होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तिलक, एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। एनी बेसेंट मुख्यतः किससे संबंधित थी? होम रूल आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी, होम रूल लीग से, होम रूल मूवमेंट से, बी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था? होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे? तो चित्तरंजन दास, दीनबंधु दास ये नहीं जुड़े थे, बाकी सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े थे, एनी बेसेंट भी और तिलक भी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर के, राजकोट के, बीकानेर के, उपर्युक्त सभी राज्यों के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन ये जो छपती थी दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी के समर्थक महात्मा गांधी किसके सपोर्टर थे? तो महात्मा गांधी ने दार्शनिक अराजकतावाद को समर्थन दिया था, फिलोसफिकल अनार्किज्म का। ऑप्शन नंबर डी।